यूरोप में रहने का ख्वाब देखने वाले अक्सर मालूमात के एक समुंदर में खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सही कौन सा है? आज हम इसी उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे और पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा के जरिए इस सफ़र को आसान बनाने के लिए एक वाज़ेह रास्ता दिखाएंगे। और यही तो मसला है। लोग महीनों सिर्फ सोच विचार में गुजार देते हैं, गलत मालूमात पर भरोसा कर लेते हैं और आखिरकार मौका गंवा बैठते हैं। इस सारी कन्फ्यूजन की वजह से बहुत से लोग वहीं फंसे रह जाते हैं जहां से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा ना सिर्फ अब भी मौजूद है, बल्कि इस वक्त इस तक पहुंचने का सबसे सीधा और साफ रास्ता इन्वेस्टमेंट फंड रूट है। ये एक जदीद मौसर तरीका है जो पुरानी पेचीदगियों से बिल्कुल पाक है। अच्छा, तो आइए ज़रा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। इस रास्ते के बुनियादी उसूलों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये इन्वेस्टमेंट फंड आखिर है क्या चीज़? इसे एक टीम की तरह समझें। बहुत से लोग अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर माहिर मैनेजर्स उस मुश्तरका रकम को मुख्तलिफ कंपनियों या असासों में लगाते हैं। इससे होता यह है कि किसी एक जगह पर नुकसान का खतरा कम हो जाता है और मुनाफे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। गोल्डन वीज़ा के लिए क्वालिफाई करने की बात हो तो इस फंड में कम से कम सरमायाकारी की रकम है 5 लाख यूरो। ये वो रकम है जो फंड की यूनिट्स खरीदने के लिए दरकार होती है। अब देखें, हर फंड इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं करता। इसकी 4 लाजमी शराइत हैं। पहली, फंड का पुर्तगाली हुकाम से मंजूर शुदा होना ज़रूरी है। दूसरी, इसका कम से कम 60% सरमाया पुर्तगाल की कंपनियों में लगा होना चाहिए। तीसरी, कम से कम सरमायाकारी 5 लाख यूरो की होनी चाहिए। और आखिर में, ये सरमायाकारी तब तक बरकरार रखनी होगी जब तक मुस्तकिल रिहाइश या शहरियत नहीं मिल जाती। तो आखिर ये रास्ता सरमायाकारों के लिए इतना पुरकशिश है क्यों? आइए इसके जो बड़े बड़े फ़ायदे हैं उन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले में क्यों बेहतर समझा जा रहा है। मुनाफे के लिहाज से तो यहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फंड्स का टारगेट उमूमन 7 से 10% सालाना मुनाफा होता है, जबकि पुराने रियल एस्टेट ऑप्शन से सिर्फ 3 से 4% ही मिल पाता था। ये फ़र्क बहुत बड़ा है। और अब बात करते हैं शायद सबसे बड़े फायदे की, टैक्स। अगर कोई पुर्तगाल का रिहायशी नहीं है तो इन फंड से मिलने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता। यानी कि चाहे मुनाफे का हिस्सा यानी डिविडेंड मिले या सरमायाकारी की कीमत बढ़ जाए यानी कैपिटल गेन हो, इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ये एक बहुत बड़ी बचत है। ये टेबल दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ दिखा रहा है। फंड रूट में मैनेजमेंट की फिक्र नहीं करनी पड़ती, वो सब पेशावर लोग संभालते हैं। पैसा किसी एक प्रॉपर्टी के बजाय कई जगहों पर लगा होता है, जिससे खतरा कम हो जाता है। और जब पैसा वापस निकालने का वक्त आता है तो वो अमल भी बहुत आसान होता है। लेकिन पूरी तस्वीर देखने के लिए हमें इसके मुमकिना नुकसानात और खतरात पर भी बात करनी होगी। कोई भी सरमायाकारी खतरे से खाली नहीं होती और इस मामले में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। तो अहम नुक्ता ये है कि यहाँ कुछ समझौते करने पड़ते हैं। एक तरफ तो सरमायाकारी पर बराह रास्त कंट्रोल बहुत कम होता है, क्योंकि सारा इन्हिसार फंड मैनेजर की महारत पर होता है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट के बरक्स किसी ठोस असासे की मिल्कियत नहीं होती जिसे देखा या छुआ जा सके। कुछ और अमली बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि पैसा 5 से 10 साल के लिए बंद हो जाएगा। मैनेजर्स को मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस फीस भी देनी होगी। और सबसे अहम बात, मार्केट में 50 से ज़्यादा फंड्स हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सभी कामयाब हों। इसलिए सही फंड का इंतखाब बहुत बहुत अहम है। आइए अब मालूमात से अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई इस रास्ते पर संजीदगी से गौर कर रहा है तो उसे अपनी तहकीक यानी ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी चाहिए? यहाँ कुछ अहम सवालात हैं जो पूछना लाजमी है। तहकीक का पहला कदम हमेशा टीम के बारे में होना चाहिए। ये लोग कौन हैं? क्या उनका माजी का रिकॉर्ड अच्छा है? इनकी साख कैसी है? इसके बाद फंड की अपनी हिकमत अमली को समझना बहुत ज़रूरी है। वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं, इसमें कितना खतरा शामिल है और क्या पोर्टफोलियो इतना मुतनव्वे है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सके। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जब मैनेजर्स अपना पैसा भी उसी फंड में लगाते हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि उनके मफादात सरमायाकारों के साथ जुड़े हुए हैं। ये एतमाद की एक बहुत बड़ी अलामत है।
تمام اخراجات کے بارے میں مکمل شفافیت کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنی سبسکرپشن فیس ہے، سالانہ مینجمنٹ فیس کیا ہے اور منافع پر پرفارمنس فیس کتنی لی جائے گی۔ کوئی بھی چھپی ہوئی لاگت نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سرمایہ کاری کی مدت ختم ہونے پر پیسہ واپس کیسے حاصل کیا جائے گا، اور اگر شہریت یا مستقل رہائش جلدی مل جائے تو کیا فنڈ سے وقت سے پہلے باہر نکلنے کا کوئی آپشن موجود ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ فنڈ کا راستہ ایک بہترین موقع ہے، لیکن یہ موقع تبھی کام آئے گا جب صحیح فنڈ کا انتخاب کیا جائے۔ کامیابی کا سارا دار و مدار ایک اچھی اور گہری تحقیق پر ہے۔ تو سوال یہ ہے، پیشہ ورانہ مینجمنٹ، ٹیکس کی بچت اور ذہنی سکون کے ساتھ کیا یہ کسی کے یورپی مستقبل کی کنجی ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ ہر شخص کو اپنی تحقیق اور اپنی ترجیحات کی بنیاد پر خود کرنا ہوتا ہے۔